हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पार्टिकल नेचर पढ़ा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्म में हमने पढ़ा था। अब बच्चों हम वेव नेचर पढ़ते हैं और आज बच्चों हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर ऑफ मैटर किस टाइप से है, इसमें बच्चों एंड तक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनेगा, वो देखते एक बार। द नेचर ऑफ लाइट शोज इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जो इंटरफेरेंस में बच्चों, डिफ्रैक्शन में जो आपने की हाइजन प्रिंसिपल से पढ़ा था, पोलराइजेशन जो मैक्सवेल से पढ़ा था, इन तीनों ही फिनोमिना में बच्चों वेव नेचर रहता है। ऑन द अदर हैंड पार्टिकल आपका क्या होगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट विच इन्वॉल्व एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर, रेडियंस आपका रेडिएशन बिहेव एज मेड ऑफ बंच ऑफ पार्टिकल नोन एज फोटॉन्स। सो बच्चों क्या पता चला बेटा, आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वेव नेचर था, जिनमें बेटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हाइजन थ्योरी से पता चला था, और बच्चों आपका पोलराइजेशन किससे पता चला, मैक्सवेल थ्योरी से। जो बच्चों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है या आपका कॉम्पटन इफेक्ट होता, वो कैसा होता बच्चों, पार्टिकल नेचर होता। पार्टिकल किस फॉर्म में माना गया था, फोटोन की फॉर्म में माना गया था। वेदर पार्टिकल और वेव डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग एन एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से समझ पाना सबसे आसान पार्टिकल नेचर वाला था, जो हमने देखा भी है बच्चों, है ना। मैकेनिज्म ऑफ लाइट बाय द आई लेंसेज इज वेल डिस्क्राइब्ड इन द वेव पिक्चर। वेव पिक्चर में क्या देखा जाता है, तो लाइट रे का अच्छे देख पाते हैं। बट इट्स एब्जॉर्प्शन बाय द रोड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना रिक्वायर द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। बच्चों री डायग्राम से वेव नेचर शायद देख पाते, लेकिन जो अच्छा इफेक्ट आप देख पाओगे, जो बच्चों रोड और कोन्स का इफेक्ट आप देख पाओ, दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय फोटोन पिक्चर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देख पाते हैं। इन नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज, क्या क्वेश्चन आएगा बेटा मन में अपने, इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर भी और पार्टिकल भी है, द पार्टिकल ऑफ नेचर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नीड नॉट आल्सो एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टर। जो आपका इलेक्ट्रॉन वाला हो, वेव जैसा कैरेक्टर होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिंपल पार्टिकल होगा। पार्टिकल जैसा आपका करेगा तब भी अपना काम बन जाएगा, नेचर जैसा बिहेव करेगा पार्टिकल तब भी काम बन जाएगा, तो वेव जैसा जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सो ये क्या बोला बेटा, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था विक्टर डी ब्रोगली। बच्चों डी ब्रोगली इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह निकालना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशन। तो क्या बोला बेटा, अब जो आपका अब जो बच्चों आपके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी समझा सकते हैं, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट जरा बच्चों आपको बताऊंगा। जो पार्टिकल है वो वेव के साथ मूव तो करता ही है, वेव की तरह मूव करता है, वो आपको समझाता हूं, सही है क्या। तो डी ब्रोगली ने हमें बताया बच्चों, जो आपका पार्टिकल नेचर है कोई स्पेसिफिक कंडीशन में वेव नेचर जैसा भी बिहेव करना चाहिए, है ना। देखो कैसा, उसने क्या बोला बच्चों, दैट द नेचर वाज सिमेट्रिकल एंड दैट द टू बेसिक फिजिकल आपका एंटिटीज मैटर एंड एनर्जी must have symmetrical character if radiation shows dual aspects, so the matter radiation ये थे बच्चों, जैसे मैटर आपका दोनों चीज दिखा रहा है, एनर्जी भी, तो ऐसे ही बच्चों रेडिएशन को दोनों नेचर दिखाना चाहिए, वेव वाला भी और बच्चों पार्टिकल वाला भी। यहाँ ये बोला डी ब्रोगली ने कि भाई जो अपना वेव नेचर चीज प्रूफ किया था, तो ज्यादा अच्छा क्या है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर डिटेल स्टडी बताता है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ज्यादा प्रूफ होता है, लेकिन साथ में ये भी बोला कि पार्टिकल नेचर है तो वेव नेचर को भी प्रूफ करता है। देखो कैसा, मैंने बोला डी ब्रोगली प्रपोज किया द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल एंड मोमेंटम हैविंग p विल बी लैम्डा, क्या आएगा बेटा, p h डिवाइड बाय p। h क्या बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या बेटा, पार्टिकल के हिसाब से m into v मैंने लिया है, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज इट्स स्पीड। सही है क्या। द अबव, देखो बेटा एक बार, द अबव इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली रिलेशन and the wavelength lambda of matter wave is called डी ब्रोगली wavelength। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैटर बोल रहा हूँ, मैटर वेव की बात कर रहे हैं, है ना। मैटर वेव का मतलब क्या, मैटर माने पार्टिकल भी है और वो पार्टिकल आपका वेव की फॉर्म में चल रहा है, दोनों नेचर एक साथ हैं। सो इसको क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन रिलेशन बिटवीन प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दैट इज mv, राइट। देखो बच्चों, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन लैम्डा इज द एट्रीब्यूट ऑफ वेव। देखो बच्चों ये लैम्डा क्या है, लैम्डा तो वेवलेंथ होता है वेव का, और ये लैम्डा क्या होता है बच्चों, वेव को रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ है। जबकि p क्या बेटा, मोमेंटम है, और वो भी किसका है, mv लिया हुआ पार्टिकल का।
सो ये क्या किया बच्चों, डी ब्रोगली इन दोनों चीज को रिलेट किया कि एक साइड यहाँ आपका वेवलेंथ लिया आपने वेव का लिया, जो मोमेंटम आपने लिया पार्टिकल का, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है, वही यहाँ लिखा भी हुआ है, इन दोनों चीजों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, है ना, राइट। आगे देखते हैं बच्चों, द प्लैंक्स कांस्टेंट एट रिलेट्स द टू एट्रीब्यूट्स, ये भी सही बात है। प्लैंक कांस्टेंट ने क्या किया बच्चों, एक्चुअली क्या है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और लैम्डा वी कैन राइट h डिवाइड बाय p, p इज फॉर पार्टिकल मोमेंटम एंड लैम्डा इज फॉर वेव, दैट इज वेवलेंथ। सही है क्या, चीज रिलेट किया जा सकता है, तो कैसे रिलेट और अच्छे से कर पाऊंगा, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट इट इज सेटिस्फाई आल्सो बाय ए फोटोन, फॉर ए फोटोन, एक फोटोन के लिए क्या बच्चों, वी हैव सीन दैट। अच्छा अच्छी बात आ गई बच्चों, दोबारा देखना, अच्छी बात आ गई बेटा, कैसी अच्छी बात आ गई सर, वहां बोला लेमडा जो आएगा, लेमडा आएगा आपका h डिवाइड बाई p, p इज mv। दोबारा बोलता आप देखो यार, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपने क्या लिखा था, मोमेंटम को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लिखा था e डिवाइड बाई c, दैट इज h म्यू, एनर्जी आ रहा है बच्चों, h म्यू डिवाइड बाई c, c स्पीड ऑफ लाइट। यदि आप यहां से कंपेयर करते हैं तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, h बाई p दैट वाज लेमडा, वहां हमने जो लिखा था बच्चों h बाई p हमने वहां लिखा था लेमडा, किसके लिए, जब दोनों को रिलेट किया डी ब्रोगली ने, h को यही और p को लिखो बच्चों पार्टिकल के हिसाब से, तो h म्यू डिवाइड बाई c, बच्चों h से कैंसिल, देखो बेटा c बाई म्यू, ये आपका फिर से वेवलेंथ के बराबर आ गया, c बाई म्यू आपका क्या होता है, वेवलेंथ आता, हाँ सर रिलेशन बन गया। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे में रिलेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैंने क्या चीज लिया बेटा, लिया मैंने पार्टिकल का है, लिया मैंने पार्टिकल कहा, और सोल क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। सो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, दैट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन गिवन बाय अबव इक्वेशन इक्वल्स द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच द फोटोन इज क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सही बात है भाई, दोबारा सुनो सर, जो वेवलेंथ आपने निकाली यहां से, जो आपने यहां से फोटोन की वेवलेंथ निकाली, उसको रिलेट किया जा सकता है किसके, ईएम रेडिएशन से। अरे ईएम रेडिएशन आपको याद है, एक्चुअली वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सी देखो बेटा, सी यहां लिया स्पीड ऑफ लाइट, तो ईएम वेव की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी लिया सी बाई म्यू, दैट मींस दिस रिलेशन इज आल्सो वैलिड फॉर ईएम वेव, है ना। तो ये पार्टिकल नेचर से निकाला हुआ वेवलेंथ किससे कंपेयर कर पा रहे हो आप, ईएम वेव ऑफ रेडिएशन से, दोनों इंटररिलेटेड है, दोनों का लिए लिखा जा सकता, क्या याद करेंगे, h बाई p याद करेंगे बेटा, है ना। सो लेमडा इज स्मॉलर फॉर हैवियर पार्टिकल, क्यों, लेमडा इज स्मॉलर फॉर हैवियर पार्टिकल और मोर एनर्जेटिक पार्टिकल, या तो बच्चों आपका क्या हो, v ज्यादा हो, या बच्चों आपका मास ज्यादा हो। हमने लेमडा यहां शुरू किया h बाई p, h डिवाइड बाई m इंटू v, सही है लेमडा यहां से। अब ये बोलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एग्जांपल ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है, दो पार्टिकल है बेटा वो भी, इलेक्ट्रॉन और हाँ सर बिल्कुल होगी, क्यों, यदि दोनों की स्पीड सेम भी है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन से, आप जानते होगे, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बच्चों प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या आ जाएगी, बहुत कम, प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या आ जाएगी, बहुत कम। सो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब मैं आपको ड्यूअल नेचर का साथ में ग्राफ बना सकता हूं ऑर्बिट बना के, जैसे ऑर्बिट में आप जानते हैं न्यूक्लियस है और किसी ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसको और अच्छे समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन सिंपल सर्कुलर पाथवे नहीं घूमता, वेव नेचर में चलता रहता है। सो वी कैन डिस्क्राइब द पार्टिकल होके और वेव नेचर में चलेगा, दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, और ड्यूअल नेचर बोला जाता है बेटा। वही देखते एक बार कुछ एग्जांपल देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास दिस मूविंग विद स्पीड इजीली कैलकुलेटेड। सही बात है, क्योंकि h हम जानते हैं बेटा, क्योंकि h हम जानते हैं, m हम जानते हैं, v हम जानते हैं, सो वी कैन शो लाइक दैट, वी कैन शो लाइक दैट, करेक्ट है क्या। गुड, वेवलेंथ देखो तो बहुत कम है, 10⁻34। नेक्स्ट वी कैन सी ऑन द अदर हैंड इन ए सब एटॉमिक डोमेन। अब अच्छी बात आ गई बच्चों, इसके ऊपर सिंगल स्टार पीएमटी करो, इसके ऊपर सिंगल स्टार पीएमटी करो। ऑन द अदर हैंड in subatomic domain the wave character of particle is significant and measurable। यदि सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करोगे ना, कि एटम जिससे बना हुआ इलेक्ट्रॉन वगैरह से, जब वहां बात करोगे तो वहां पे देखो बेटा ऐसी बात बनी, न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ऐसा बोलेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन आपका सीधा नहीं चलता, वो वेव नेचर में ऐसे घूमता हुआ जाएगा ऐसा, तो वहां सिग्निफिकेंट भी और मेजरेबल भी देखा भी जा सकता है। Consider an electron of mass m charge E accelerated from rest with potential V। एक आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल V लगाया और E चार्ज के इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया,
एक्सेलरेट कैसे कर पाएंगे? आप जानते हो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, और मास हम जानते हैं क्यू ई डिवाइड बाई एम। अरे कैसे एक्सेलरेशन आएगा जानते हो आप? सर आप जानते हो कैसे? वी है अपने पास, तो वी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, याद आपको? वी बाई डी। सो ये आएगा सर Q इंटू ई डिवाइड बाई एम। ई की वैल्यू पुट करेंगे, हम निकाल पाएंगे एक्सेलरेशन भी कितना है। सही है क्या? द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी K ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वर्क डन E इंटू वी। देखो बेटा पार्टिकल की क्या है काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये भी आपको मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता चुका था। जहां एनर्जी आपको V की फॉर्म में दिया तो देन यू कैन राइट एज E इंटू वी। उसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? E इंटू वी ऑन इट बाई द इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा, दैट इज E इंटू वी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? E इंटू वी आ गई। कुछ इक्वेशन पहले बना चुके थे। एक काइनेटिक एनर्जी में क्या जानते हैं बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके लिए जानते हैं बच्चों? ये पार्टिकल नेचर के लिए आप जानते हो। जब मास की आप बात करते हो ना बच्चों, वेलोसिटी की बात करते हो, आप पार्टिकल नेचर के लिए बात करते हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ए वी स्क्वायर, और बच्चों इसको क्या लिखते हैं बेटा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। सो यदि कंपेयर आपने किया तो क्या लिखा जा सकता है? इसने कंपेयर कहां से किया बेटा? पी स्क्वायर बाई 2m को E इंटू वी से कंपेयर किया। सो यू कैन राइट एज अंडर रूट 2m E इंटू वी। सही है क्या? लिखो बच्चों, लिखो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। सो द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा? देखो बेटा फिर उसी को हमने उसी को कंटिन्यू किया है कि सर m इंटू वी लिखने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि हाँ ये तो पहले से भी जानते थे, काइनेटिक एनर्जी का होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। सो p को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 2m के। सो उसने क्या लिखा? सब वेवलेंथ को आप ऐसा लिख दो h डिवाइड बाई 2m इंटू के, और k को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? यहाँ अंडर रूट 2m E इंटू वी, और उन्हीं चीजों को लिखा हुआ है भाई। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा बन गया पीएमटी के लिए? ये वाला। सही? ये क्या कहता है बेटा? ये आपको वही ड्यूअल नेचर बताता है सर, ये वेव के लिए और ये पार्टिकल के लिए। सही है क्या? गुड। सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ HM, देखो बच्चों HM भी क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, एंड E वी विल गेट कितना आएगा? इसको फिर याद करना, इसको याद करना बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 और डिवाइड बाई अंडर रूट पोटेंशियल, किसमें आएगा? वोल्टेज में। दैट विल बी इन नैनोमीटर, दैट विल बी इन नैनोमीटर, है ना बच्चों? कुछ आपको पहले भी एक बार याद दिख रहा था क्या? 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है क्या आपको? इस टाइप से हमने E की वैल्यू कुछ निकालना सीखा था। सो सेकंड चीज आ गई बच्चों, आपको जब भी निकालना डी ब्रोगली वेवलेंथ, पीएमटी में बच्चों ड्यूअल नेचर में पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप बता दो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, इसके अलावा में कोई दिक्कत ही नहीं है ना बच्चों? यदि प्रोटॉन के लिए पूछ लेगा तो मास ऑफ प्रोटॉन चेंज करके देख लेंगे, अदरवाइज आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा, चेंज नहीं करवाता। देखो कैसा। सो आगे देखते हैं, वेयर V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। सही है बच्चों? फॉर ए 120 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, बच्चों अपने पास V दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 7 की यूज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहां से निकाला सर? 1.227 डिवाइड बाई अंडर रूट 120 नैनोमीटर। जब इसको सोल्व किया तो बच्चों कितना आ जाएगा सर? ये 1.227 एज इट इज नैनोमीटर एज इट इज। सर 120 का क्या आएगा सर? 122 आपको 121 होता तो 11 आ जाता। सो दैट यू विल ऑलमोस्ट यू विल गेट 0.112 नैनोमीटर, यू विल गेट 0.112 नैनोमीटर, है ना बच्चों? ऐसे निकाला। This wavelength of same order as spacing between the atomic plane। अब देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगेन स्टार लगा के बच्चों, जो आपने ये वेवलेंथ लिया ना बेटा, ये जो वेवलेंथ निकाला आपने सोल्व किया है, ये वेवलेंथ कितनी है? ये ऑलमोस्ट इतनी है जितनी क्रिस्टल में स्पेसिंग होती है, एटॉमिक लेयर होती है बेटा, एटॉमिक प्लेन है, जितनी स्पेस होगा इतना ही लगभग ये गैप है। सो क्या कर सकता है? वेव कंटिन्यू कर सकता है। दिस सजेस्ट दैट द मैटर वेव एसोसिएटेड विद ए इलेक्ट्रॉन कुड बी वेरीफाइड बाय क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, और इसी का नाम क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगेन इन आपका आ गया बच्चों पीएमटी के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट बच्चों। आप वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, मतलब सर ये वेव और ये पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल किसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो सर? उसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन या बेटे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें वेवलेंथ का फार्मूला 1.227 अंडर रूट वी नैनोमीटर होता है। ये वही आपकी वो इतनी ही ऑलमोस्ट वेवलेंथ है बच्चों, ये इतनी ही ऑलमोस्ट वेवलेंथ है जितनी
एटॉमिक प्लेन के बीच में सेपरेशन होती है, जितनी एटॉमिक प्लेन के बीच में सेपरेशन होती है। सही है क्या? गुड। इन 1929 डी ब्रोगली वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, ये जरूरत नहीं अपने को, डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। सो द मैटर वेव पिक्चर एलिगेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों ने क्या किया, फिर हाइजेनबर्ग ने इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रूव किया और ज़रा क्लियर किया कि मैटर वेव के बारे में और डिस्कशन किया जा सकता है। दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे शायद। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? अब तक हमने क्या सीखा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपके साथ एक ही न्यूमेरिकल बनता है 1.227 डिवाइड बाय अंडर रूट लैम्डा। यदि वो भी याद नहीं कर पाओ नैनोमीटर में आएगा। यदि आप वो भी याद नहीं कर पाओ तो मैं क्या सीखा हूँ सर, वो जो आपका होता है लैम्डा h/p होता है, और p को पहले वाले पार्टिकल से p²/2m लिखते थे ना, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को E/v लिखा जा सकता है। और कौन प्रूफ करता है? एक्स रे डिफ्रैक्शन से प्रूफ होता है। क्यों सर? वेवलेंथ स्पेसिंग के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। दोबारा देखो, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर both the position and momentum of particle or any other particle at the same time exactly। उसने क्या बोला? एक ही टाइम पे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इसी टाइम पे आप पोजीशन भी बता पाओ और मोमेंटम भी बता पाओ इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और आपका पार्टिकल, बच्चा भी इलेक्ट्रॉन से करेंगे एक्सपेरिमेंट तो, और कोई भी ले सकते थे प्रोटॉन वगैरह, लेकिन क्योंकि मूवेबल इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं ना बच्चों। पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते। तो क्या किया? थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखा, इसलिए इसका नाम है बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर्टेन नहीं है, सिर्फ चेंज किया हुआ। कैसा? देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का चेंज मैंने क्या लिया बच्चों? डेल्टा एक्स। मोमेंटम का चेंज हमने क्या लिया? कितना अनसर्टेन मान लिया? डेल्टा पी। तो दोनों चीजों का अनसर्टेन वैल्यू हो गई सर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। सही। So the product of delta x and delta p is of order h, that h is equal to कितना आ जाएगा बच्चों? h is equal to ये गलत लिखा हुआ है ना, ये आपका मोमेंटम ही एक्चुअली nh/2 आपका 2 पाई। सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? ऑलमोस्ट इक्वल टू h। जितनी अनसर्टेनिटी आपकी पोजीशन में है और जितनी अनसर्टेनिटी आपके मोमेंटम में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट वैल्यू आती है जनरली, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। सही है क्या? द अबव इक्वेशन अलाउ द पॉसिबिलिटी दैट डेल्टा x इज 0। सो बच्चों इस यहां से जो आपने प्रोडक्ट किया हुआ बेटा, इससे एक कंडीशन बन सकती है सर, एक संभावना है डेल्टा x भी 0 हो सकता है, एक संभावना डेल्टा p भी 0 हो सकता है, और यदि बच्चों डेल्टा x 0 है तो डेल्टा p क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। सेम इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यदि डेल्टा p 0 है तो डेल्टा x मस्ट बी इनफाइनाइट। सही बात है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि यदि इनमें से कोई एक 0 होता तो बच्चों दूसरे का चेंज क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। दूसरे का चेंज क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। जनरली ना तो डेल्टा x 0 होता बच्चों, ना ही डेल्टा p या डेल्टा x इनफाइनाइट होता है। और जनरली आपका डेल्टा x और डेल्टा p की कोई नॉन जीरो वैल्यू आएंगी, स्मॉल चेंज है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएंगे। इसलिए जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू h। कितना आएगा बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑलमोस्ट बराबर आएगा। नाउ इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट आपका मोमेंटम, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मोमेंटम बोलना फिक्स वैल्यू है डेल्टा p 0। आपका क्या बोला बच्चों? डेल्टा p 0 है। बाय डी ब्रोगली रिलेशन यू कैन फाइंड आउट डेफिनेट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या आ जाएगी? h/p। ये एक वेवलेंथ की वैल्यू भी आ गई क्योंकि h पहले ही कांस्टेंट है, p आपने दे दिया है। सो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? इस टाइप से वेवलेंथ फिक्स निकाली जा सकती है यदि आपका फिक्स आपका मोमेंटम है। तो द वेव ऑफ डेफिनेट सिंगल वेवलेंथ एक्सटेंड ऑल ओवर द स्पेस। तो एक बार आपका क्या किया बेटा? एक बार फिक्स वेवलेंथ आ जाएगी तो एक डायरेक्शन हर डायरेक्शन में जाती है, पूरे स्पेस में 3 डायमेंशन में आगे बढ़ जाती है। बच्चों वेवलेंथ कैसे आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए प्रूफ करेंगे, वही आपको हम कर रहा हूँ, आपका ड्यूअल नेचर ही प्रूफ करते हैं। डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया था। कैसा बच्चों? देखो एक बार क्या एक्सपेरिमेंट था। इन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड एंड वेरीफाइड बाय Davison and German in 1927 independently by GP electrons scattered by crystal। क्या करेगा बच्चों? ये डेविसन जर्मन ने क्या किया बच्चों? डेविसन और जर्मन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन्स को एक सोर्स से जनरेट किया। मेटल लिया होगा, कोई मेटल से जनरेट किया होगा, मेटल को गर्म किया होगा, इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया होगा, जनरेट किया।
उनको बच्चों एक पतली सी ट्यूब से पास कराया, पतली ट्यूब से पास कराया, क्यों? फाइन पोर थे इसमें, ताकि इलेक्ट्रॉन को जो आपके अलग अलग डायरेक्शन में पैदा होता है उसको एक लाइन में कर सके, एक्सेलरेट कर सके, अपनी मर्जी की पोटेंशियल बाहर तो जितने चाहो इतने, क्योंकि सर आप जानते हो जब पोटेंशियल हमारे पास है तो E इंटू वी से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया और बच्चों को एक ट्यूब से पास किया। जब ट्यूब से पास किया तो हाई स्पीड से पास किया बच्चों, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसा लाइन से बन जाए। इलेक्ट्रॉन बीम बन गए, देखो बच्चे यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेट हुआ, फाइन ट्यूब से निकल गया, सामने निकल पे जाके टकरा गए, टकराएंगे तो चारों डायरेक्शन में बच्चों हर डायरेक्शन में ऐसे स्कैटर होने लग जाएंगे। तो स्कैटर के पास जितनी स्कैटरिंग हुई तो उसको एक डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर होता है बच्चों, और कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन में कलेक्टर होता है। सही है क्या? जो डिटेक्टर है जो आपका एंगल चेंज करता रह सकता है, एंगल का वेरिएशन हम बताएंगे कैसे हो पाएगा। देखो कैसा, इस टाइप का कोई सेटअप रहता है बच्चों, इस टाइप का कोई सेटअप है, वैक्यूम चैम्बर, हीटिंग फिलामेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, सर यहाँ से एक ट्यूब में चला गया तो इलेक्ट्रॉन बीम बन गई, निकल से टकराया और ये स्कैटर हो गया बच्चों। मूवेबल डिटेक्टर है ना। और कहाँ से हो सकता है बच्चों ये? सर यहाँ से अपनी मर्जी की आप पोटेंशियल जनरेट करोगे, जितनी पोटेंशियल चाहिए उतनी जनरेट करके साथ में बच्चों इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। सही है क्या? और दैट मूवेबल डिटेक्टर बच्चों, इसका एंगल चेंज हो सकता है, इसका एंगल चेंज। अच्छे सुनना बच्चों क्या क्या, इसको दिमाग में एक बार बिठा लो। एक बाहर से पोटेंशियल सोर्स है, हीटिंग फिलामेंट है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, बीम से पास करे, एक्सेलरेट करेगा, निकल से टकराएगा और डिटेक्ट कर लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसा, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन विच इज कॉम्प्रोमाइजेज ए टंगस्टन फिलामेंट। बच्चों ये फिलामेंट है जो गर्म करने का काम आता था। एफ कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड के साथ कोटेड है, हीटेड विद ए लो वोल्टेज पावर सप्लाई, उसको हीट किया खुद ही। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई फिलामेंट, बच्चों किसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन्स को? फिलामेंट ने, जो टंगस्टन फिलामेंट है उसने प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर कोट किया हुआ बेरियम ऑक्साइड का। नीट के लिए सवाल बनता है इसके लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई फिलामेंट टू डिजायर्ड वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई फिलामेंट टू ए डिजायर्ड वेलोसिटी बाई अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल फ्रॉम ए हाई वोल्टेज सप्लाई। देखो दोबारा आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको प्रोड्यूस किया एक लो वोल्टेज, यहाँ बैटरी है बच्चों, ये लो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया इस टंगस्टन ने। और टंगस्टन ने क्या किया बच्चों? यहाँ बेरियम ऑक्साइड का आपका कोट लगा हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुई, यहाँ तक पहुँच गई। इस पाइप से जाने के बाद हाई पोटेंशियल सोर्स ने इसको एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद यहाँ टकराई ये बीम की फॉर्म में, और फिर आपका ये चेंज होता रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ आके देख लेगा ना। और ये आपका क्या होगा बेटा? आपका डिटेक्टर है जो कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। देखते दोबारा कुछ बातें और। सो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय ए फिलामेंट टू ए डिजायर्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है? सर हाई वोल्टेज सोर्स। सही है क्या? दे आर मेड टू पास थ्रू ए सिलेंडर, देखो बच्चों एक पतला सा फाइन होल वाला सिलेंडर वहां से पास करते, ताकि जो आपके इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में तो वो एक फिक्स आपकी बीम बन पाए, है ना बच्चों। द बीम इज मेड टू फॉल ऑन सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, निकल पे डालते हैं तो किससे पैदा कहां से हुए इलेक्ट्रॉन? टंगस्टन से हुए। टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर कोट किसका था? बेरियम ऑक्साइड का था। सर कहां से ये एक्सेलरेट किसने किया? हाई वोल्टेज सोर्स ने किए। टकराए कहां? निकल के ऊपर जाके टकराए। द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ निकल, हम बता दिया बच्चों आपको। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इन ए गिवन डायरेक्शन मेजर्ड बाय डिटेक्टर। बच्चों डिटेक्टर के ऊपर ही कलेक्टर लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड, कहां बच्चों? इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इन गिवन डिफरेंट आपका डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय, कौन सी डायरेक्शन में गया उसको कौन मेजर करता है बच्चों? अपना डिटेक्टर, या जिसके ऊपर कलेक्टर लगा हुआ है। द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड इन ए सर्कुलर स्केल एंड इट इज कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर विच रिकॉर्ड्स द करंट। क्योंकि देखो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो में है, इलेक्ट्रॉन फ्लो में है तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो में है तो आपका करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो भी एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो गिवन डायरेक्शन जहां इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किया वहां पे करंट फ्लो किया, और करंट को कौन आपका ऑब्जर्व करेगा? वेरी स्मॉल करंट बट दैट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय गैल्वेनोमीटर। आपको याद होगा बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? सर गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने का काम आता है। एक्चुअली ये सिंपल बताता इफ करंट इज फ्लोइंग और नॉट, और इट कैन मेजर और है ना, और इट कैन मेजर मिली एम्पियर करंट, है ना बच्चों, बहुत थोड़ा सा करंट ही मेजर कर पाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये मैं जानता ही था। क्यों सर? जो डिफ्लेक्शन आता था, डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता था? करंट के ऊपर। और यहाँ करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। सो गैल्वेनोमीटर के जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्शन। सही है क्या?
देखो बेटा, द apparatus इज एंक्लोज्ड इन एविक्यूएटेड चैम्बर, जहां एयर भी नहीं है, इसी जगह आपका इक्विपमेंट रखा हुआ है. By moving the detector on the circular scale at different positions, the intensity of scattered electron beam measured for the different values. तो इंटेंसिटी अलग अलग मेजर किया जा सकता है. डिटेक्टर को आप ऐसे ऐसे मूव करते रहो, कहीं इलेक्ट्रॉन कम कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐसे मिलते रहेंगे. इलेक्ट्रॉन की बीम कम ज़्यादा होगी तो करंट कम ज़्यादा और डिफ्लेक्शन भी आपका अलग अलग आएगा. वो लिखा हुआ ऑफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज थीटा विच इज एंगल बिटवीन द, क्या बच्चों, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम. इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम इस टाइप से थी और जहाँ स्कैटर्ड हो जाएगी उनके बीच में जो एंगल है बच्चों, दैट इज एक्चुअली एंगल ऑफ स्कैटरिंग. दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग. सही है क्या? वो आपको क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन विद एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. अच्छा, थीटा के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी करते हैं, इसको बच्चों में अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग वैल्यू लेता है. वोल्टेज अब सेम, एक्सेलरेशन सेम जगह टकरा के जाता रहेगा. हम पोटेंशियल चेंज कर करके देखते हैं, अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डालेंगे, फिर क्या इफेक्ट आएगा देखेंगे. द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वेरिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. बच्चों एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कौन सी थी? जो बाद में लगाई थी हमने, हाई वोल्टेज सोर्स वाले. कहाँ से कहाँ तक देखा गया था? 44 से 86, 44 से 68, 44 से 68. सही है क्या? इट वाज नोटिस दैट a strong peak appeared in intensity. intensity में एकदम बहुत strong peak आया and scatter electron of an accelerating voltage of 54. भाई total variation कहाँ से कहाँ था? 44 से 68. यहाँ हमने चेक किया इंटेंसिटी एकदम बहुत ज़्यादा हो गई जब आपकी वोल्टेज 54 थी और एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या था? 50 डिग्री था. ये डाटा याद करना. मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में इसी टाइप के सवाल बनते हैं ना. So the appearance of the peak in the particular direction is due to constructive interference of level. फिर आ गया. अब आपका देखो बच्चों, किसकी मैं बात कर रहा था? पार्टिकल नेचर का. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तब से पार्टिकल नेचर की, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन देखो बेटा, मैं बात क्या कर रहा हूँ अब? इंटरफेरेंस की बात है, वेव के साथ. तो पार्टिकल इज मूविंग बट अकॉर्डिंग टू वेव. पार्टिकल वेव के अकॉर्डिंग चलता है ऐसे. सो क्या बोला? क्यों एकदम ज्यादा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर ऑफ रेगुलरली शेप्ड आपका स्पेस्ड एटम ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल के बहुत सारे आपके एटॉमिक लेयर्स हैं, उनके ऊपर आपका जो है बेटा कंस्ट्रक्टिव आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया होगा. वही आपको बताया हुआ इस टाइप से इंसिडेंट बीम है और इसका 54 पे. फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव वाज फाउंड टू बी. इतना कहाँ से पता चला? फिर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू सी फॉर्मूले से 1.2 वाले से ना. लैम्डा इज इक्वल टू 1. ये ऐसा. वी की वैल्यू क्या बेटा? 54 पुट करेंगे तो 0.167, 1.67 एंगस्ट्रॉन. दैट इज अगेन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्रिस्टल स्पेसिंग, है ना बेटा? एटॉमिक प्लेन स्पेसिंग के लगभग बराबर है. thus there is an excellent agreement between the theoretical value and the experiment obtained. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो बच्चों आपने थियोरेटिकल निकाला वेवलेंथ और जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है. डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट दस स्ट्राइकलिंग कंफर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगली रिलेशन. सो डी ब्रोगली ने तो क्या किया था बच्चों? थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया था और डेविसन जर्मन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया, दोनों वैल्यू सेम आई. सो उन्होंने क्या किया? प्रूफ कर दिया है. बच्चों बातें मैं आपको बता रहा हूँ कंबाइंड. अब कंबाइंड बातें फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ. एक फॉर्मूला बना लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी. लैम्डा वेव का था, ये पार्टिकल, दोनों रिलेट करता. डी ब्रोगली थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया, वैल्यू पुट किया, पी की जगह √2m k या e इंटू वी आ जाए के की जगह. सोल्व करेंगे तो क्या आ जाए? 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय √v. डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया. कैसे एक्सपेरिमेंट किया? एक टंगस्टन है, टंगस्टन के ऊपर बेरियम ऑक्साइड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज ने प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रॉन आगे चले, ऊपर से हाई वोल्टेज सोर्स ने जो डेविसन जर्मन के लिए कितना था? 44 से 68. इसको बहुत ज़्यादा इसको वोल्टेज दिया तो ये एक्सेलरेट हो गया. एक्सेलरेट हो गया बीम का, बीम ने जाके सामने निकल क्रिस्टल से टकराया और स्कैटर किया. स्कैटरिंग के बाद इस टाइप से कलेक्टर लगा हुआ था. ये आपका क्या था? ये डिटेक्टर था. डिटेक्टर के साथ ऐसे कलेक्टर भी लगा हुआ था, साथ में इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता रहता है. जो यहाँ इंसिडेंट से कुछ एंगल पे था बेटा, इंसिडेंट से कुछ एंगल पे था. ऐसे आपका ये बीम है, स्कैटरिंग के बाद ये इंसिडेंट वाली कुछ एंगल पे था, ऐसे ऐसे मूवेबल था ये. सो जब 54 प्लस अलग अलग पे अलग अलग वैल्यू थी. एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जब डिफरेंट है
तो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की वैल्यू थी। इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करा सर? करंट के ऊपर करता, लेकिन करंट की बजाय यहाँ बोलूंगा इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। मतलब एकदम जो 54 वोल्ट आपने लिया ना इस एक्सपेरिमेंट में, एकदम रैपिडली ग्रोथ कर गया। क्या ग्रोथ कर गया? करंट इंटेंसिटी से ग्रोथ कर गया। कारण क्या बताया बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ किसके बीच में? पहले से मैं जानता है एटॉमिक में स्पेस होते हैं और स्पेस की वेवलेंथ ऑलमोस्ट वेव के बराबर होती है, तो यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा। 1.67 आएगा, वही थियोरेटिकल था वही एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए बताया जा सकता है बच्चों यहाँ क्या है कि हाँ जो थियोरेटिकल कंसेप्ट डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था वो बच्चों किसी ने प्रूव कर दिया, डेविसन जर्मन ने। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद दिस वोल्टेज कितना आ जाएगा बेटा? 1.67 आपका एंगस्ट्रॉन या 0.167 ऑप्शन नंबर 1 याद करना भाई। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म द कौन सा नेचर बच्चों? ड्यूअल नेचर। कौन सा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोगली रिलेशन? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या था? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर को किया, ड्यूअल को किया या वेव को किया या बच्चों नन ऑफ दिस। सो वेव नेचर को किया, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज ए पार्टिकल, सो ड्यूअल नेचर बन जाता है। सो बच्चों उसमें ड्यूअल नेचर वाले में एक ही दो फॉर्मूला बनता है, दोनों आपको सारी बातें मैंने बता दी। न्यूमेरिकल उसके ऊपर आप देख लेना बेटा, लास्ट के 3-4 साल में 1-2 ही आया हुआ। अब अपने भाई एटम भी ऐसा बेटा, न्यूक्लियर से क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी से आएंगे और सेमीकंडक्टर से आते हैं। एटम का बच्चों थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक बोहर मॉडल आपका थोड़ा अच्छा है। एटम्स में कौन सा मॉडल हम पढ़ते हैं पहले सबसे बच्चों? जे थॉमसन आपका मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बच्चों एक्चुअली क्या किया था, बड़ा वैज्ञानिक था। तरबूज खाते खाते उसको आइडिया लगा कि यार ये, उसको एक बात पहले सबको बता बच्चों, जो मॉडल दे रहे हैं ना ये जितने साइंटिस्टों ने मॉडल दिया ना, एक बात उन्हें कन्फर्म थी कि जो एटम है दैट इज न्यूट्रल। एक बात कन्फर्म थी, जो एटम है दैट इज न्यूट्रल। सही बात है। और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है नेट आपका बाहर से, ये सबको पता था। देखो थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने क्या बोला बेटा? एटम है क्या? एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो बच्चों लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज होती है, सबको पता था। एंड देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बात इनको पता थी। हर वैज्ञानिक को जब एटम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो बाहर से ये पता था एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज है, इसके अंदर इतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। वह नाम भी दे दिया था बच्चों कि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं। इन बिटवीन कहीं क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनकी बाद में बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में रहेंगे, देखते हैं एक बार। इस टाइप से क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या आएगा? न्यूक्लियस में क्या आएगा? न्यूक्लियस में होता है बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। दोबारा देखो यहाँ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। और बच्चों यहाँ होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। सो एटम के सेंटर में जो चीज होती है इसका सबसे ज्यादा मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नाम मात्र होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, उससे कई गुना कम है। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास दोनों का लगभग बराबर लिख देते चलो सर। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितना आएगा? 1.67 10⁻27 kg। इसमें भी बच्चा न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा? 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो जितना भी टोटल एटम का जो भार है ना बच्चों, एटम का जो टोटल भार है उसमें 99.99% न्यूक्लियस का बोझ होता है। जो टोटल मास है ना एटम का, उसमें बच्चों 99.99% आपका न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में दो चीज आ गई, न्यूट्रॉन वो भी भारी, प्रोटॉन वो भी भारी। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है सर? न्यूक्लियस का चार्ज कैसा? न्यूक्लियस देखो बेटा, न्यूट्रॉन नो चार्ज, लिख देता हूं, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। बट प्रोटॉन इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इट हैज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियस में बच्चों आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस का कैसा चार्ज बनेगा सर? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। फिर क्या बोलते केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ बच्चों, यहाँ 2s और ये फलान दिखा ऐसे 2 8 8 18 जो भी होता होगा। सो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, आप जानते हो, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऐसे। सर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं, जैसे मूव करते दिखा रखा है। एक्चुअली सर्कुलर पाथ बोला जाता है, सर्कुलर ना होकर बच्चे ड्यूअल नेचर में पढ़ चुका। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऐसा, और इसके एंगुलर मोमेंटम को क्या बोला जाता है बच्चों? mvr पार्टिकल के लिए, और दैट वाज इक्वल टू nh/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? mvr आपका पार्टिकल वाला है, nh/2 पाई क्या है? इस मॉडल के हिसाब से मैं दूंगा। n क्या? ऑर्बिटल है, 1 2 3 से चलता रहे। थोड़ी देर में और अच्छे से बताता हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन समझ में आई बेसिक एटम की? एटम की बेसिक कंस्ट्रक्शन ये होती है, ठीक है सर।
इलेक्ट्रॉन रिवोल्व इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सब जानते थे बनाने से पहले, कोई भी मॉडल प्रपोज करने से पहले ये सब जानते थे बेटा। इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम जो आपका न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। देखते हैं आगे जैसे दिखा रखा, देयर आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। वो आपको कहानी सुना चुका बच्चों में, जैसे यहाँ दिखा रखा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला, थॉमसन ने सबसे पहले आइडिया ये लगाया बच्चों, थॉमसन का सबसे पहला आइडिया था कि ये जो एटम है ना सर, ठीक है, न्यूट्रल है, तरबूज जैसा है, तरबूज जैसा, वाटरमेलन जैसा। वाटरमेलन को आप देखोगे ना, जैसे पूरा अंदर से अंदर वाला देखो, काट के देखो, अंदर पूरा रेड रेड, कहीं कहीं बीच में बीज है, रेंडमली अंदर ब्लैक में बीज है। तो उसने क्या बोला, पूरा 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 एटम आपका पूरा का पूरा क्या बच्चा आपका मैटर है, जैसे तरबूज होता है, सेम एज दैट वाटरमेलन तरबूज। ये जो मैटर पॉजिटिव चार्ज है, जहां जहां बीज है ना बच्चों वो इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज आपका न्यूट्रल है। और इसका उसने ऐसा मॉडल बताया भाई कि आपका क्या है, आप देखो बच्चा पूरा तो पॉजिटिव चार्ज है, मैटर है, प्रोटॉन है, और पूरा प्रोटॉन का नाम ही जानता, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा मैटर है कोई, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और नेट न्यूट्रल क्या हो जाएगा, जीरो। और ना बच्चों इसने आइडिया दिया सबसे पहले एटम के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज सॉलिड स्फीयर with an entire positive charge and its mass uniformly distributed। positive charge और mass uniform distribution है, in which negative charge are amended like seeds in watermelon। वही समझाया आपको मैंने। this model is also called क्या बेटा, प्लम पडिंग की पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल है ना, कोई जरूरत नाम का, अपने को कंडीशन जानते थे तरबूज जैसा। इसने क्या किया बच्चों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग गए। कैथोड ट्यूब भाई ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या करेगा देखो एक बार। कैथोड रो में एक कैथोड थी, ऊपर से हाई वोल्टेज देना मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। हाई वोल्टेज दिया, गैस डिस्चार्ज, यहाँ क्या लिया, बीच में गैस डिस्चार्ज है, हाई वोल्टेज है, कैथोड है, ये गैस डिस्चार्ज है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एनोड विद स्लिट, ये जो लिखा हुआ है एनोड है, यहाँ से बीच से निकल सकते हैं, स्लिट माने कट है, निकल जा सकता है। और दिस इज यूर एक्स रे डिफ्रेक्टिंग प्लेट, यहाँ का डिफ्रेक्शन देगा, ये एक्सरे प्लेट है, ये इधर उधर इस साइड ऊपर नीचे करता रहेगा। और ये क्या जाएगा बेटा, एक्सरे, हाँ वो ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब, खाली इसमें एयर भी नहीं है। एंड दिस इज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों लेना पड़ा, फ्लोरेसेंट समझते हैं, वो चमकने वाले कपड़े होते हैं जो नियॉन ग्रीन टाइप के, जो चमकते हैं बच्चों, है ना, बाहर से चमकते हैं, अंधेरे में भी दिख जाएगा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये बच्चों में इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखने वाली चीज़ तो है नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं सर आराम से, मोटे मोटे आप जैसे, ऐसा तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं। तो देखने के लिए, इसका पैटर्न देखने के लिए मैंने फ्लोरेसेंट आपका स्क्रीन लिया, तो कोई अंधेरे में वो स्क्रीन पे चेंज दिखाई दे जाए। तो बच्चों यहाँ क्या बोलता है देखो एक बार, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ कैथोड रे कैसा दिखाया हुआ, जैसे ब्लू कलर है ये, देखो बच्चों क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इसने बताया, इन नैरो बीम ऑफ कैथोड रे कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉलर होल इन द एनोड मूव टुवर्ड द डिसेंट। इन्हें क्या बोला बेटा, कैथोड रे से एक आपकी एक बीम निकली है ना, एक नैरो बीम निकली जो एनोड से पास होती गई, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक डॉट बना दिया, एक ब्राइट डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते थे लेकिन टकराएगा जहां, वहां ब्राइट डॉट बना दिया। द कैथोड रे बीम इज मेड टू पास थ्रू ए रीजन where there are electric field and magnetic field perpendicular to each other or perpendicular to direction of cathode ray। जहां कैथोड रे पास किया ना, उसके E भी परपेंडिकुलर और B भी परपेंडिकुलर। ऐसे क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि चार्ज है बच्चों, चार्ज के कारण E और B के कारण डिफ्लेक्शन आ सकता है। इसलिए बच्चों सामने यहाँ सामने नहीं टकरा के, यहाँ फिक्स एक जगह नहीं टकरा के, ये कभी ऊपर ऐसे जा रहा है ना बच्चों, कभी नीचे भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है E और B आपका किस टाइप से आपने यूज किया हुआ। जैसे ये एक्स डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चूजन सो दैट द कैथोड रे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई, उसके अपोजिट आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, तो ये कहीं डिफ्लेक्ट ही ना हो, सीधा चला जाए। देन फोर्स ड्यू टू मैग्नेट, वो आपको समझा दिया बच्चों, फोर्स दोनों कारण क्या होगा, बराबर। सो फोर्स क्या होती है बच्चों, क्यू आपका क्या होता है, क्यू वी बी और E इंटू वी। सो से E से E कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट E, स्पीड क्या होगी बेटा, E डिवाइड बाई बी। स्पीड क्या होगी, E डिवाइड बाई वी। वी इज द वेलोसिटी, E इज द चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल, अभी नाम नहीं बताओ उसको बच्चा, हाँ। एंड B इज द इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम जानते हैं, और भी आ गया है ना सर। आप ये जानते हो जो पोटेंशियल बाहर से लगाते हैं
वो एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप करता E इंटू वी से। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड थ्रू विच द कैथोड रे पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या बोला, जिसका मास m है, कैथोड रे पार्टिकल, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन, इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तक, कैथोड रे पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर एक्सेलरेटेड, देन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या देती है कि जितनी एनर्जी आपने E इंटू वी दिया इतनी ही बच्चों कन्वर्ट हो गई हाफ एम वी इसके। ऐसे कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन कंबाइन किया बेटा क्या बन जाएगा, E बाई एम इज इक्वल टू ई स्केयर बाई वी। अरे देखो अब याद करो, बेटा V क्या मैंने बनाया था, V हमने क्या बना दिया था बच्चों, छोटा v स्पीड, ये बना दिया था E बाई बी, ये हमने ऐसा बना दिया था। सो इस V की जगह पुट कर दिया E बाई वी और E यहीं रख लिया, m नीचे आ गया, तो ऐसा E बाई एम, और ये क्या बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई पोटेंशियल, वी किसी का वैल्यू पुट किया, ठीक है क्या। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ ओनली द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन इलेक्ट्रॉन बीम विल बी बेंट इनटू द आर्क ऑफ सर्कल। सही बात है ये भी। यदि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिए, क्यों इंटू ई को बंद कर दिया, अब सीधे अनडिफ्लेक्टेड तो नहीं जाने वाली, क्यों, क्योंकि सर कुछ फोर्स बच जाएगी। पहले अनडिफ्लेक्टेड क्यों थी सर, जितनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की थी इतनी इलेक्ट्रिक की फील्ड की भी थी। अब क्या अनडिफ्लेक्टेड जाएगी, नहीं जाएगी सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड क्या बेंड कराएगा, और बेंडिंग कैसे करता था आप जानते ही हो, कैसे आर रेडियस में बेंड कर देता था। यदि ऐसा 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 मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे बेंड करता था, आपको याद होगा, ऐसे बेंड करता था, आपको याद होगा। कैसे पता था सर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास इस साइड से कर लेना क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन आपकी आ जाएगी। वी कैसी है सर, ऐसी थी, बी कहाँ सर, वी कैसी ऐसी, बी कहाँ अंदर, वी क्रॉस बी राइट हैंड से सर अंदर की डायरेक्शन में, हाँ फोर्सेस इसलिए ऐसे बेंड करेगा। ये मैग्नेटिज्म आपको पढ़ा रखा, अब ये बोलना चाहता हूँ सर्कल में बेंड करेगा बस। अब तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, हाँ सर्कल में बेंड करेगा। तो क्या लिखा बेटा मैंने, वही एम वी, ये सेम कहानी पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बच्चों सोल्व किया, ई बाई एम से यहाँ से वैल्यू निकाल दी वी बाई बी आर, वी बाई बी आर। और बच्चों ई बाई एम वी कैन राइट एज क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, वी को यहाँ मैंने वी को लिख दिया बच्चों ई बाई बी, ई बाई बी वो हमने लिख दिया। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम जानते हैं। तो डिफ्लेक्शन कौन देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सो वी कैन राइट एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता था, ये इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ रखा है सर, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम, हाफ एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, उस फॉर्म में बना लिया। ये एल क्या है, लेंथ है, और वी क्या बेटा, वेलोसिटी। फिर वी को रिप्लेस कर देंगे, वी कैन राइट लाइक दैट। सही है क्या, एल इज डिस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फील्ड इज अप्लाइड, इस फील्ड में चेंज आप देख सकते हो। सो मैंने इस टाइप से पढ़ा बच्चों, एक बार दोनों रे को रखा और दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रखा, अनडिफ्लेक्टेड है। एक बार बच्चों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से ई बाई एम निकाला, पहले वाले से कंपेयर किया, 3 बार ई बाई एम हमने सोल्व किया बेटा, ई बाई एम 3 बार। कैसे सोल्व किया, एक बार तो पहली कंडीशन थी अनडिफ्लेक्टेड, पहली कंडीशन, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, पहली कंडीशन थी बच्चों वहां अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड में क्या किया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स आप बराबर करो, इस टाइप से आपकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या थी क्यू वी बी, ई से ई कैंसिल, वी इज इक्वल टू ई बाई बी। ये बात हमने यहाँ निकाल लिया था सबसे पहले ये निकाल लिया था। फिर कंडीशन लगाई, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है हाफ ए माने ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्केयर। टी क्या आ जाए बेटा, एल बाई वी, एल क्या आपका जहाँ तक लेंथ है, वी क्या है, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई बाई बी है ना। और यदि आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड तो टर्निंग होगी एम वी स्क्वायर बाई आर और ई वी बी, तो यहाँ से निकाल लो बच्चों ई बाई एम क्या आएगा, उसमें फिर वी को स्पीड को रिप्लेस कर दो। ऐसे हमने 2 कंडीशंस बनाई हैं, ऐसे हमने 2 अलग अलग कंडीशन, अनडिफ्लेक्टेड वाली तो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा, और एक बार एक रख लिया, एक बार दूसरा। इट एक्सप्लेन सक्सेसफुली दैट द फिनोमिना ऑफ थर्मोआयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयनाइजेशन। थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है बेटा, जब किसी मेटल को आप गर्म करते हो तो उससे आयंस आपके रिलीज होते हैं। अभी तक नाम नहीं पता, कैथोड रे इनको हमने आयंस बोला ना। और क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और आयनाइजेशन। द मॉडल फील्ड एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल करता है स्कैटर करता है बच्चों, जब एटम से पास करेंगे ना वो स्कैटर करता है। कैसी स्कैटरिंग होती है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। ऐसा हम बोल देंगे सर एक बीम लाखों में से एक बीम वापिस आओगी, बाकी कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ सामने भी चले जाएंगे, इस टाइप से डिफ्लेक्शन होता है। वो आपको अल्फा पार्टिकल में रदरफोर्ड मॉडल में आप पढ़ लोगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर। बच्चों ये बोर मॉडल आएगा या रदरफोर्ड मॉडल आएगा, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। सही है क्या? दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे इससे। दस अल्टीमेटली दिस मॉडल वाज डिस्कार्टेड। इस मॉडल को छोड़ दिया, गलत मॉडल है, ये हमारे किसी काम का है नहीं। द अदर मेन नेम ऑफ जे थॉमसन मॉडल इज, वो आपको बताया था अजीब सा नाम है ना, क्या हम पढ़ दी। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन एटम एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अमेंडेड लाइक दिस, गिवन बाय जे थॉमसन, है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द जे, कौन सा थर्मोडायनामिक एमिशन बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक बता दिया, आयनाइजेशन बता दिया, क्या नहीं बता पाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाएगा, और डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं बता पाएगा। सही। आज का लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं बच्चों, बोर मॉडल हम कल पढ़ेंगे। कैसा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कैसे होती है, रदरफोर्ड मॉडल में कैसे बताया गया इसको, ये अच्छा आपने लिए अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी। इसको आप नीट के लिए यदि कोई दो मॉडल पढ़ेंगे तो उनमें से एक रदरफोर्ड मॉडल है और एक आपका जो आएगा बोर मॉडल आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट मॉडल आपका एटम के लिए बनता है। एटम से कभी कभी क्वेश्चन बनता है बेटा, लेकिन बनेगा तो यहीं से बन जाए, कहीं से भी आसान सा। सो अल्फा पार्टिकल देखते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय यूजिंग एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। बच्चे ये चीज पूछता है, थिन गोल्ड फॉइल एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एक थिन गोल्ड फॉइल यूज किया बच्चों इसने, यहाँ से क्या किया बच्चों, इसने एक बीम मारा हल्के से, यहाँ एक राउंड लगाया हुआ है ताकि ये डिफ्लेक्ट ना हो, बीम बना दे। गोल्ड फॉइल पतली सी लगा रखी, इससे जब इसने बेटे अल्फा पार्टिकल को हिट किया तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों आपका स्कैटर हो गया। स्कैटर में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी, स्कैटरिंग में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये क्या बेटा थिन गोल्ड फॉइल है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लेना पड़ रहा बच्चों, ताकि हम एक ब्राइट डॉट बन जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोई बल्ब नहीं, कोई ट्यूब देख नहीं पाते हैं उसको ना, आपको समझा चुका बात में। सो क्या किया बच्चों, देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सारे के सारे क्या होगा बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे, बच्चों सारे के सारे पार्टिकल लगभग सीधे पास कर गए डायरेक्ट। सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल। यदि ये एटम था तो ज्यादातर देखो बच्चों बीच में न्यूक्लियस ऐसा है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऐसे चले गए, ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए। अब इसको पता नहीं बीच में न्यूक्लियस है, उसको कुछ नहीं पता ऐसा बीच में न्यूक्लियस है, वो तो जानता है कि एटम था, लगभग ऐसे लगभग सारे ऐसे चले गए, कुछ हल्के हल्के बैंड हो गए है ना, कुछ थोड़े थोड़े एंगल पे बैंड हो गए, और कुछ ने क्या किया बच्चों ऑलमोस्ट 0.14%, ऑलमोस्ट 0.14, एक में 8000 में से एक 90 डिग्री बेंड हो गया, यहाँ ऐसा हो गया 90 डिग्री बेंड हो गया। वो नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल डायरेक्शन क्या आते हैं बच्चों, गिवन एज नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज 1 डिवाइड बाई sin पावर 4 थीटा बाई 2। सो वेयर थीटा इज अ स्कैटरिंग एंगल। सही है क्या। सो बच्चों इससे कुछ अनुमान बन पाएगा, इन बातों से कुछ अनुमान बन पाएगा कि सर देखो मतलब यहाँ से पता सारी लाइनें लगभग सीधी चली गई, तो बीच में मतलब आइटम आपका लगभग खाली है, आपकी ज़्यादातर जो बीम थी जो आपके अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए मतलब सारा खाली था सर, बीच में किसी से टकराया नहीं। तो जो थॉमसन ने बोला था हर जगह पॉजिटिव है आपका मैटर, वो नहीं है, वो सीधा पास कर गया। तो एट मोस्ट एटम इज वैकेंट। एक बात ये पता चला, मोस्ट एटम इज वैकेंट क्योंकि सीधी गई है, और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट किया, तो बीच में सारी कुछ चीज रखी हुई है, जैसे टकराया होगा थोड़ा बहुत ऐसे मुड़ गया होगा, टकराया थोड़ा बहुत मुड़ गया होगा, और कुछ ऐसे टकरा जाएंगे बेटा बिल्कुल यहाँ, और रिट्रेस कर दे, वो तो 1 in million होता है, और कुछ बच्चों 90 डिग्री से बैठे। तो ये पता चलता है इससे रदरफोर्ड के मॉडल से कि एटम ज़्यादातर खाली पोर्शन है, बीच में कुछ चीज़ होती है जो भारी है, जिससे टकरा के कोई 90 डिग्री पे रिट्रेस करता है। देखते हैं एक बार। तो बच्चों दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रदरफोर्ड वाले थोड़ा सा आगे लेके गए, क्या लिखा होगा गाइजर, थोड़ा आगे लेके गोल्ड फॉइल है, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड ज़्यादातर सामने गए, कुछ बच्चों 90 डिग्री पे गए, कुछ 90 डिग्री पे गए, कुछ बिल्कुल यहाँ रिट्रेस भी कर गए, है ना। तो क्या बोला बच्चों देखो एक बार, दे डायरेक्टेड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम
ये आपको दिया BI रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव से सोर्स से ट्राई किया, रेडियो एक्टिव से अल्फा को निकाला और थिन गोल्ड फॉइल पे डाला, तो क्या इफेक्ट आया? अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम BI तो इन्हें क्या किया बच्चों? कोलिमेटेड इनटू ए थ्रो लीड ब्रिक्स, पतली 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 ब्रिक आपकी क्या बन गई? ईंटों जैसी ही बन गई। अब नाम बता दिया कि अल्फा पार्टिकल भी हमने BI से बनाया है ना बच्चों। द बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस वेरी स्मॉल, लिखा हुआ है। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व थ्रू ए रोटेटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, बच्चों फ्लोरोसेंट स्क्रीन का भी नाम आ गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप। और क्या बोलता है? द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूस्ड ए ब्रीफ लाइट फ्लैशेस और सिनेटाइलेशंस। क्या प्रोड्यूस किया बच्चों इसने? हल्की की लाइट वहां पैदा किया, डॉट ब्राइट डॉट्स पैदा किए। These flashes may view through a microscope and the distribution of number of scattered particle may be studied as the function of angle of scattering। आपको पहले ही बता दिया था, n किस पे डिपेंडेंट था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई sin पावर 4 थीटा बाई 2। सही है क्या? ऐसा बता दिया। अल्फा पार्टिकल लीड ब्रिक से ऐसा यहाँ से होके जाएगा तो बीम बना दिया है लीड ब्रिक से, तो बच्चों यहाँ से जाएगा तो बीम बन गई। बीम जाके क्या बेटा? गोल्ड फॉइल है, ये पतली सी गोल्ड फॉइल है, यहाँ से कुछ सीधा गए कुछ यहाँ गए, कुछ 90 डिग्री पे बेंड होते हैं बच्चों ना। 1 आउट ऑफ 8000 में से एक जो है वो आपका वापस रिट्रेस भी कर सकता है। मोस्टली पास कर गई, खाली है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का नाम आ गया, ZNS स्क्रीन है। सही है क्या बच्चों? ज़्यादातर आइटम खाली है, बीच में भारी है, बीच में उसको न्यूक्लियस बोलेंगे अभी। ए टिपिकल ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट अ डिफरेंट एंगल इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एंगल से होंगे बच्चों? 180 देखो बेटा, 0 डिग्री पे बिना विदाउट डिफ्लेक्शन सारे के सारे चले गए 10 पावर 7 है ना। फिर मतलब 20 डिग्री तक भी बहुत ज़्यादा चले गए। फिर जैसे आगे गए ना बेटा, जैसे 90 डिग्री पे बहुत कम है, 90 डिग्री पे बहुत कम है, 100 भी नहीं है, और 180 डिग्री पे देखोगे तो बहुत ही कम, 50-60 भी नहीं है। आउट ऑफ कितना बच्चों? बहुत ज़्यादा नंबर, 10 पावर 7 की बात कर रहा हूँ। 10 पावर 7 में से भी 10-20 भी वापस रिट्रेस नहीं किया, बहुत कम रिट्रेस किया है। The dots in the figure represent the data points and the solid curve is a theoretical prediction based on the assumption that the target atom is small, dense, positively charged। क्यों बच्चों? क्योंकि आपका वहां से कुछ एंगल पे बेंड किया है। तो जो एटम है ज़्यादातर खाली है, इसका सेंटर पार्ट जो है वो डेंस है, छोटा सा पार्ट है, डेंस पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, डेंस पार्ट है, और पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, है ना। उसका बाद में नाम न्यूक्लियस हम रखेंगे। Many of the alpha particle passes through the foil, it means they do not suffer any collision। collision नहीं हुआ तभी सीधे गए होंगे। Only 0.14% of the incident alpha particles scattered more than 1 degree। 1 डिग्री से ज़्यादा स्कैटरिंग सिर्फ बहुत कम की हुई है बेटा, 8000 में से एक की हुई है, ऐसा 0.14% की ओनली, है ना। Rutherford argued that to deflect the alpha particle backward, it must experience a large repulsive force। तो बच्चों इसका भी पता चला कि ये बिल्कुल वापस रिट्रेस कर रहा था, एक्चुअली टकराया नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए थी अल्फा पार्टिकल के साथ इसकी, तभी ये रुका होगा फिर वापस गया होगा। तो उसने बोला कि बहुत पॉजिटिव चार्ज है ना, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है। सेंटर पे इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ होना चाहिए। दिस फोर्स कुड बी प्रोवाइडेड इफ ग्रेटर पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज वाज कंसंट्रेटेड। छोटी सी जगह पे सेंटर पे सारा का सारा मास रखा हो तो मास के कारण भी बच्चों रिपल्सन आएगा, सॉरी मास के कारण तो टेक्सचर आएगा, चार्ज बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर फोर्सेज है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्सेज देखेंगे ना। तो बच्चों क्या बोला? चार्ज आपका कंसंट्रेटेड है तो यहाँ इतने ज़्यादा फोर्स आना चाहिए, इसको रिपेल कर दे। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज शुड बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इसी को बाद में बच्चों वी विल कॉल एज न्यूक्लियस। इसी को बाद में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। वो लिख भी देंगे। दिस एग्रीमेंट सपोर्टेड टू बी हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम। न्यूक्लियस होता है, इस बात का बताया इसने। That is why Rutherford is given the credit to discovery of nucleus। इसीलिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी या क्रेडिट इसको दिया जाता है। सही है क्या बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी बच्चों? जो ये R0 है इसकी बात कर रहा है बेटा, ये जो R0 इसकी बात कर रहा है। सो आर क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या आएगा? सर ये देखो यहाँ तक जाएगा, रुक जाएगा। तो एक तो ये तो न्यूक्लियस तो फिक्स, इसका चार्ज मान लेता हूँ ZE, अल्फा पार्टिकल 2E। सो ये ऐसी बात करना चाह रहा है,
यदि पहले सारी काइनेटिक एनर्जी है तो इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो हो जाए दोनों की। सो एनर्जी आप बराबर कर लो सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R नॉट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, हाँ चलो ऐसे लिख देते काइनेटिक एनर्जी। सो R नॉट क्या आ जाएगा, उसी फॉर्म में लिखा हुआ, दिस डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाई बच्चों कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल के बाद, ये पास में आया रुका तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे कन्वर्ट हो गया है ना। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बेटा क्या क्या कंक्लूजन आया वो देखो आप। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का किसको बोला गया बच्चों, कि रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कुछ पार्टिकल बैंड भी होते हैं, बाकी पूरे सीधे जाते हैं, खाली है, बाकी सब सारा का सारा मास और चार्ज बीच में रखा हुआ है। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ क्या बच्चों, फर्मी ऑर्डर बोलते हैं, 10⁻⁻15 इतने छोटे साइज में आपका रखा हुआ है और सारा पॉजिटिव चार्ज है। 1 फर्मी इज इक्वल 10 पावर, मैंने आपको बता दिया 15। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक ए प्लेनेट अराउंड रिवॉल्व अराउंड सन। बच्चों आज भी वैलिड है ये चीज, अभी भी वैलिड है कि हाँ सर जो आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स शुड कंटिन्यूस रेडिएट एनर्जी, इसको एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करना चाहिए। और आप खुद ही बोल रहे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर माने एक्सेलरेशन है, क्यों सेंट्रीपिटल तो है ही, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कंटिन्यू एनर्जी एमिट करता रहेगा तो कभी न कभी रुकना चाहिए, लेकिन रुक नहीं रहा सर, ये बता नहीं पा रहा उसको। और क्या, 10 एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ आपको समझा दिया अराउंड द न्यूक्लियस, इट शुड आल्सो रेडिएट सम एनर्जी, जस्ट मूव इन ए स्मॉलर एंड ग्रेजुअली डिक्रीज, ऐसे धीरे धीरे एनर्जी कम सेंटर पे जाकर टकरा जाए, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूअस वेयर एज द प्रैक्टिकलिटी इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसके हिसाब से क्या बोला, स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यू एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, तो कंटिन्यू आपका एनर्जी रेडिएट है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि एक्चुअली प्रैक्टिकल देखा जाए सो बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम आपका स्पेक्ट्रम होता है। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे एक ही में चक्कर लगाते हैं। मान लो किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं पता 10 के 10 एक जगह घूमते हैं कि 2 एक जगह, 3 एक जगह, 5 एक जगह, 2 एक जगह, 8 एक जगह, कैसे है ये नहीं बता पाया था, उसको पता नहीं था, और बीट होते उनको इस बात का नहीं पता था, है ना। आज के लिए इतना ही बच्चा, आप घर पे रहो बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, राठी सर को फॉलो करो, इस बार 170 लेने हैं, इस बार हमें डॉक्टर जरूर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।